अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टाइम मैंने पेरेंटिंग पे बात की थी और आज मैं इंशाल्लाह मैरिजेस पे बात करूँगी। काफ़ी हद तक ये इंटर रिलेटेड भी है क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ जो मैंने पेरेंटिंग के सेशन में और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें भी मैंने मेंशन की थी और आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर मेनी प्रॉब्लम्स जो कि पेरेंटिंग में या जनरली फैमिलीज़ में लोग फेस करते हैं और जिन प्रॉब्लम्स के साथ फिर हमारे पास आते हैं कि जो फाउंडेशन एक पे अच्छी स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग की, पॉजिटिव पेरेंटिंग की या पॉजिटिव फैमिली बॉन्डिंग की भी है, वो एक हैप्पी मैरिज है। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज है, स्टेबल मैरिज है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दे नीड टू फील सिक्योर इन द हाउस और हाउस की सिक्योरिटी हाईली डिपेंडेंट होती है जो घर के दो बेसिकली जैसे एक कार है और वो उसके पहिए हैं और दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों की क्या स्टेट है, दोनों की क्या कंडीशन है, दोनों किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने टास्क्स और अपना रोल, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिटरमिन करती है कि घर का इन्वायरमेंट किस तरीके का बाद में क्रिएट होता है। तो आज मैं पेरेंटिंग के अलावा अब मैरिज पे बात करूँगी लेकिन उससे रिलेटेड ही है। तो ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग के व्हाट दे कैन डू, क्या कर सकते हैं वो ताकि अपने बच्चों को वो एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, बच्चों को उस तरीके की तरबियत दे सकें, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद साबित होएगा। और उसके अलावा अगर कोई है जिसके अभी देर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, इवन इफ देर नॉट स्टार्टिंग ऑफ, अभी बस सोच रहे हैं शादी के लिए भी, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि मैंने इन चीज़ों से, इन गलतियाँ जो लोग कर जाते हैं उनसे दूर रहना है और उसके लिए क्या मुझे प्रिपरेशन अभी करनी पड़ेगी, करनी चाहिए है। आप अपना पर्सनल प्लान उसके हिसाब से बना सकेंगे फिर। अच्छा, एज़ यूजुअल बिफोर आई स्टार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम स्पेशली फॉर पीपल जो नए हैं, आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप लोग भी जान लें कि आप किसको सुन रहे हैं और मेरा बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि मेरी ज़्यादातर एंड आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबडी कि जो शख्स जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है वो अक्सर औक़ात उसका ही हवाला दे रहा होता है, उसकी ही रिसर्च, उसकी ही एग्ज़ाम्पल्स, उसकी ही एक्सप्लेनेशंस, बल्कि वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि उसका बैकग्राउंड जिस भी या एजुकेशनल बैकग्राउंड आप मेंशन कर लें या आप जनरली फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है एक शख्स की बात करने के तरीके में। तो मैं अपना भी बता देती हूँ आपको। आई एम अ होम स्कूलिंग मदर ऑफ़ 4 एंड मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि लेटेस्ट एडिशन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब शी इज़ 4 मंथ्स नाउ माशाल्लाह से। तो बड़े जो हैं मेरे 9 एंड 7 बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, वो हेल्पिंग हैंड्स बन चुके हैं मेरे लिए। फिर आई हैव अ 2 ईयर ओल्ड एंड नाउ अ 4 मंथ ओल्ड। तो ये 4 बच्चे हैं जो कि होम स्कूल जिनको मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, बीएससी ऑनर्स मैंने लम से किया था। आई ग्रेजुएटेड इन 2014, तो इस साल इट विल बी 11 ईयर्स। एंड मेरा जो मेजर था वो एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी था, जो कि लोगों के बारे में बेसिकली सोशल साइंसेस के ये ब्रांचेस हैं और लोगों के बारे में, लोगों के कल्चर्स के बारे में, लोगों की सोसाइटीज़ के बारे में इनकी सारी जो स्टडी है वो ये सब्जेक्ट्स से रिलेट करते हैं। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था साइकोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा हमेशा से रहा है एंड जस्ट ओनली ग्रू इन यूनिवर्सिटी। जो मैंने लेने शुरू किए कोर्सेज तो आई रियलाइज्ड कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और एक एप्टीट्यूड भी है इसके लिए, प्रॉबेबली ओइंग टू द फैक्ट कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनका अपना ह्यूमन बिहेवियर में एक फ़ील्ड में माशाल्लाह से एक्सपर्टीज़ भी है और उनकी भी बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी और काम था। तो मैंने फिर साइकोलॉजी में तब मेजर की ऑप्शन नहीं थी, तो फिर मैंने माइनर किया था। Mentioning my father, Faisal Sansial, he is a human behavior expert and he has authored 13 best-selling books. इमोशनल हेल्थ काउंसलर हूँ मैं और मेरा यंग एडल्ट्स के साथ यूजली मेरा काम रहता है। सबसे ज़्यादा मैंने जो फोकस किया है वो फैमिलीज़ के
इस हिस्से पे किया जिनसे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी, एंड आई रियलाइज़ कि बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते थे, और मैं वो ऐसे करंट टॉपिक्स और करंट इश्यूज़ पे बात कर रही थी जिनसे वो रेजोनेट करते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। बट आप इंडिविजुअली फैमिली का कोई भी पार्ट लेके नहीं समझ सकते कि आप उसको हील कर देंगे तो फैमिली जो है वो ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छा उसका एक रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। इट्स ऑलवेज द इंटायर फैमिली नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द हीलिंग प्रोसेस, और वो जो ग्रोथ का प्रोसेस है इसमें सब शामिल होंगे तो एक आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट नज़र आता है। तो उसकी वजह से बच्चों से बात या बच्चों के साथ काम करने के बावजूद मेरा बहुत ज़्यादा काम जो था वो पेरेंट्स के साथ और फैमिलीज़ और मैरिजेस और उनके मैरिटल इश्यूज़ और सारा कुछ उस पर बेसिकली एक्सटेंड हो गया। And then I started working with them as well in relationship building, parenting, self development, and so on and so forth. अपने husband के साथ भी मेरा काम होता है. He's a doctor, and he is basically heading the holistic health department in Verita. उनकी भी आप देख रहे होंगे कि वो जैसे मैं ये फ्री सेशंस कर रही हूँ तो उन्होंने भी फ्री सेशंस हेल्थ के ऊपर वो कर रहे होते हैं. डॉक्टर इस्लान शाहिद उनका नाम है. उनके साथ मैं नेचुरल बर्थिंग पे अपना काम करती हूँ, और उस पर भी हमारे बेशुमार प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और हमारी काउंसलिंग्स भी होती हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू फैसिलिटेट एंड असिस्ट मेनी नेचुरल बर्थ्स, इंक्लूडिंग वी बैक्स, जो कि बड़े अनकॉमन और रेयर समझे जाते हैं स्पेशली हमारे माशरे में, कि एक दफ़ा आपने अगर सी सेक्शन आपका हो गया तो यू कैन नेवर गो बैक टू नॉर्मल डिलीवरी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू हेल्प पीपल विद दैट. अच्छा, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, जो है कि मैरिज. और मैरिज पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एक कुरान की आयत जिसका हवाला दिया जाता है जब हमने समझना होता है शादी क्या होती है, और हम निकाह में भी इसकी बात कर रहे होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा इसको मेंशन करते हैं कि एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बनते हैं मियाँ बीवी, और बनना चाहिए. और अल्लाह ताला ने कहा है कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है कि अल्लाह ताला जो है वो दिलों में प्यार डाल देते हैं मियाँ बीवी के, जब उनका निकाह होता है इसके बाद. और आप एक दूसरे में बेसिकली ट्रैंक्विलिटी और कंटेंटमेंट ढूंढते हैं और आपको मिलती है. लेकिन अब ये अल्लाह ताला ने कुरान में, अब कुरान जो है अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो लिखा हुआ है इसमें वो सच है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें कोई किसी भी तरह का बेसिकली आप क्वेश्चन नहीं उसको कर सकते. और ना ही क्वेश्चन कर, मतलब इट्स प्रूवन. अब तो इतनी ज़्यादा साइंस जो है वो बैक कर रही होती है, और सो मेनी थिंग्स जो कुरान में हैं मैंशनड, कि इसमें तो किसी भी तरह का वर्ल्ड वाइड जो है वो शक नहीं रहता. तो फिर आप एक आयत पकड़ते हैं और आप कहते हैं अच्छा आजकल की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है. आजकल की सिचुएशन में तो अभी रिसेंटली ये इस पर मैंने मेंशन भी किया, हाँ, नवंबर 9 की ये रिपोर्ट है कि 35% इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट. और अच्छा, ये सिर्फ डाइवोर्स की बात हो रही है, इसमें सेपरेशंस का भी जिक्र नहीं है, और इसमें उन मैरिजेस का भी जिक्र नहीं है जो कि अनहैप्पीली मैरिड कपल्स हैं, जो कि मेजॉरिटी हैं. मतलब कि आई वेरी रेयरली नो पीपल हु आर हैप्पीली मैरिड. इवन मेरे अपने सोशल सर्कल में मैं देखती हूँ, मतलब कि मेरी उम्र के लोग जो हैं बहुत कम हैं जो कि हैप्पीली मैरिड हैं, हैप्पी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हैप्पीली रेजिंग देयर किड्स, हैप्पी बीइंग पेरेंट्स. बहुत कम हैं. तो वो एक करंट जो सिचुएशन नज़र आ रही है, वो कहाँ गई ट्रैंक्विलिटी जिसका ज़िक्र कुरान में है, जो कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी निशानियों में से एक था, तो फिर वो कहाँ चली गई है, फिर वो क्या हो गया जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गई. तो सवाल बहुत बड़ा जो है वो ज़हन में उठता है, और इंसान फिर ढूंढने के लिए निकलता है कि फिर एक्चुअल इशू कहाँ से अराइज़ करना शुरू हुआ. और अगेन अगर हमने हवाला ढूंढना है कुरान से ही, तो हमें नज़र आता है कि हमने अगर कोई गलती की है तो वो हमने अपने हाथों से ही की भी है. डू नॉट लेट योर ओन हैंड्स थ्रो यू इनटू डिस्ट्रक्शन. हम अपनी ज़िंदगी खुद ही तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ही मुश्किल कर रहे होते हैं. हम अपने हाथों से अपनी शादियां बर्बाद कर रहे हैं. अगर वाक़ई में हमारी अपनी गलतियां हैं, वाक़ई में हमारे अपनी तरफ से है, और ये अल्लाह ताला का तो कोई और वादा था, और अल्लाह ताला ने तो कुछ और शादी को कहा था, और शादी का मकसद तो कुछ और था, जो कि वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे. वी आर अनएबल टू रीच टू दैट पॉइंट जहाँ हमें वो ट्रैंक्विलिटी और कंटेंटमेंट और सुकून की वो कैफियत मिलनी थी, जिससे लोग सोचते हैं कि शादी तो एक ब्लेसिंग है, इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस जो हैं वो भी इस चीज़ को क्लेम करती हैं
कि अगर एक शख्स को कोई पसंद आ जाए तो शादी से बेहतर कुछ नहीं है जो वो करे। और अगर कुछ तुमने अगर दीन आधा जो है तुम्हारा मुकम्मल शादी से होगा, मतलब यू नेम इट, कि कितनी दफ़ा इस पे एम्फेसाइज किया गया है कि इफ़ यू हैव टू डू समथिंग गुड, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ कि आप शादी कर लें। अच्छा, फिर क्या गलती हमने करनी शुरू कर दी कि ना कि शादी हमें अल्लाह से और करीब करती, अपने दीन से और करीब करती, खुशी और सुकून से और करीब करती, और वो निशानियों में से हम वो बन पाते कि लोग हमें देख के कहें कि वाह सुबहान अल्लाह। इसमें अगेन कोई शक नहीं था जो अल्लाह ने कहा, कि हमने बिल्कुल उलट करना शुरू कर दिया और शादी में रह के लोग डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हैं, बेशुमार फिज़िकल इलनेसेस के मरीज़ बन रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे पैदा होके उस वो तरबियत उनको मिल रही है, उसके नुकसान हमारा मुआशरा आगे पीछे नज़र आ रहा है, देख रहा है, और मुआशरा तब ख़त्म होता चला जा रहा है। हर जगह इमोरालिटी, हर तरह का गुनाह ओपन खुले आम हो रहा है। तो क्या गलतियाँ हमने कर दी हैं, बेशुमार, बेशुमार कर दी हैं, लंबी लिस्ट है। लेकिन आज क्योंकि एक तो हमारा ये 1 आवर प्रोग्राम होता है, टाइम की कमी है, और मैं अगर वो लंबा प्रोग्राम करना शुरू कर दूँ तो दिन निकल जाएँ इसमें। मैं 5 चीज़ों पे फ़ोकस करना चाह रही थी। 5 वो गलतियाँ हैं जो आई होप, मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के बाद अगर आप लोग इनको ठीक करना शुरू करेंगे तो आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगा अपनी शादी में इंशाल्लाह ताला। और अगर आप किसी और के लिए ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, किसी और को हेल्प कर सकते हैं, तो उनको ये कन्वे अगर आप करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि उनकी शादी में इंशाल्लाह ताला काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, तो पहली क्या गलती है जो हम कर जाते हैं, मिस्टेक नंबर 1, और ये बहुत कॉमनली नोन है, आप इस पे रिसर्च कर लें। शादी किस चीज़ से चलती है, सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज क्या होती है, या शादियाँ नाकाम क्यों होती हैं, शादी में नाखुशी क्यों होती है, दूरियां क्यों पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो कॉमनली आपको टॉप मोस्ट इश्यूज़ में नज़र आने लग जाता है वो है कि कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। और इसको हमने पता नहीं एक बहुत ही लाइट सा इशू समझा हुआ है, और हम बेशुमार अपनी दलाइल पेश करना शुरू कर देते हैं टू स्टैम्प ऑन दिस बिहेवियर ऑफ आवर्स के हम बात नहीं करना चाहते। बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने अनफॉर्चुनेटली आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे कपल्स देखे भी हैं, स्पेशली प्रीवियस जनरेशन्स में, जिसमें कम्युनिकेशन ना होने के बराबर थी, आपस में बात नहीं की जाती थी, और बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स थे जिनको हश-हश कर दिया जाता था कि ये मियाँ-बीवी आपस में बात ना ही करें, इन पे तो बेहतर है बस ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार लें, बस ये गुज़ारे का नाम है। यहाँ तक कि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा लोगों को ये कहते हुए कि शादी तो बस गुज़ारे का नाम है, आपने गुज़ारनी होती है और आप मुँह बंद करके अपना गुज़ार लिया करें, इसमें आपको वो खुशी वग़ैरह नहीं मिलती। तो मतलब इस पे इंसान को बल्कि दूसरे को खामोश कर देना चाहिए कि ये तो अल्लाह ताला ने कहा है, तो कैसे हो सकता है ना मिले, या हमारी ही अपने बिलीव्स हैं जो कि गलत फॉर्म हुए हुए हैं। बेशुमार गलत बिलीव्स हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ से आ रहे हैं, मीडिया की वजह से आ रहे हैं, और आई थिंक इसको बहुत उछाला जाता है कि शादियों में क्या मसाइल होते हैं और क्या इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि प्रोबेबली दैट सेल्स ऑन द मीडिया। तो हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली फिर यही बिलीफ जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, और हम कोशिश भी नहीं करते कि इसको चेंज करें और इनको बेहतर किया जाए, क्योंकि वो जो माशरे में सारा गंद है ना वो फैलता तब है जबकि शादी जो है वो टूट जाए, या शादी टूट जाए या अनहैप्पीली मैरिड हों लोग, तो फिर सारे बाहर निकलेंगे ना अफेयर्स चलाने के लिए, और फिर सारे बाहर निकलेंगे वो सारी हरकतें करने के लिए जिनकी वजह से आजकल का एक जो माशरा है वो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं सिंस की वजह से चल रहा है, पैसा उसी वजह से आ रहा है लोगों के पास। तो शायद इन चीज़ों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो सही करने के तरीके हैं उनको बहुत ज़्यादा छुपाया या चुप करवाया जाता है इन बातों पे। तो पहली चीज़ जो है वो कि कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ा गैप है। और काफ़ी लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि जब वो किसी एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ कन्फ्रंटेशन हो रही हो, जहाँ किसी के सामना करना पड़े, जिसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई इश्यू है, तो वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। 2 तरह के मोड्स होते हैं जो कि टिपिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जब भी आपकी लड़ाई होती है या किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होती है, बहस में आप पड़ते हैं किसी के साथ, तो 2 तरह के, वैसे आप कहना शुरू हो गए 3 तरह के मोड होते हैं, फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज मोड। ये 3 तरह के मोड होते हैं जो कि लोग अक्सर का जिन पे आपको नज़र आता है कि रिस्पॉन्ड इस तरीके का करते हैं जबकि वो किसी मुश्किल में या स्ट्रेस का सामना जब करें। तो पहली चीज़ होती है लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब एग्रेसिव रिस्पॉन्स होएगा, वो एकदम से जवाब देना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, लड़ाई बढ़ने लग जाती है उनकी वजह से। दूसरे होते हैं वो बिल्कुल खामोश होकर बिल्कुल अपने आप को पीछे कर लेते हैं,
एस्केप मोड में चले जाते हैं वो, या फिजिकली एस्केप कर जाएंगे, उधर से चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं अपने आप को किसी और तरीके से मसरूफ़ कर देंगे, सिगरेट पीने चले जाएंगे, ड्रग्स करने चले जाते हैं लोग। यहाँ मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का बहुत, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो आपको लगे कि ऐसे तो नहीं होता, माशरे में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जिन जो मैकेनिज़्म्स अपनाए जाते हैं अपने स्ट्रेस को उस वक्त कर्ब करने के लिए, लेकिन वो जो बात है करने वाली वो नहीं की जाएगी। तो वो जो स्ट्रेस या गुस्सा है वो किसी और तरीके से निकाला जाएगा। तो उनमें 2 ये तरीके जो मैंने आपको बताए लोग करते हैं और बिल्कुल करते हैं। तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं लोग और वो उधर से भाग जाते हैं। वो उस कन्फ्रंटेशन से, उस इश्यू से उसको हल करने के बजाय अपने आप को बिल्कुल शट ऑफ कर जाते हैं। और तीसरी तरह का फ्रीज़ होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो करें क्या, और वो बिल्कुल ही खामोश होके सुनने लग जाते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, बिल्कुल पैसिव हो जाएँगे और उनको समझ नहीं आती। ये जो फ्लाइट मोड में होते हैं वो अक्सर कर पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो खामोश तो हो जाएंगे लेकिन वो अपना एग्रेशन किसी और तरीके से दिखाने लग जाएंगे, टॉन्ट्स करने लग जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। कोई अपना एग्रेशन जो है वो ये नहीं है कि वो चुप होके अपने आप को ठीक कर रहे हैं, नहीं, वो चुप होके आपके साथ वो अंदर अपना ग्रज बढ़ाने लग जाते हैं। रिजेंटमेंट्स और ग्रजेस जो हैं वो दिल में रखने लग जाएंगे और उसकी वजह से उनके जो आपसे दूरी है वो बिल्कुल वहाँ मौजूद, मतलब नज़र आएगी आपको, बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगी, लेकिन आप को समझ नहीं आएगी इसने कुछ कहा तो नहीं था, तो पता नहीं किस बात पे नाराज़ है। तो वो आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि रूट कॉज या इशू क्या है, लेकिन इशू है वो नज़र आएगा और सबको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो पैसिव अग्रेसिवनेस के साथ आपको नज़र आएगा कि वो टाइम एंड अगेन पॉप अप करता है। अच्छा, तो मोस्ट कपल्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं और जो भी फाइट है या डिसएग्रीमेंट है उसको सोल्यूशन तक नहीं लेकर जाते। ना सिर्फ कि ये हमारा जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको हॉल्ट कर देती है, ग्रोइंग का प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा करने लग जाती हैं मियाँ बीवी के बीच में। और ऐसी दूरी होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बातें भर भर के इतनी ज़्यादा दिल में आ जाती हैं कि वो एक ऐसे अनफॉर्चुनेट हम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ बिल्कुल अनफॉरगिवेबल होती है, इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो छोटी लग रही होती हैं, लेकिन जब छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लम्प अप खट्टी कर जाए ना, तो वो एकदम से इतना ज़्यादा आपको लगता है ना कि अब बहुत दूरी हो गई है, अब बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, अब नहीं हल हो सकता। आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा लोगों को कहते हुए। वो क्या वजह क्या बनती है, इस पॉइंट पे हम कैसे पहुंचते हैं जब वो छोटी छोटी चीज़ों को हम हल नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों को हम बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या करते हम कि भाई ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ मुझे आपके बारे में जो आपने मेरे साथ की है, या आपने मेरे साथ बात जिस तरीके से की है, या आपने किसी चीज़ पे कोई ऐसा रिस्पॉन्स किया या एक्ट किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो दिल में रखने लग जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे सामने से वीडियो गुजरी और ये हम मतलब सरफाइज आई थिंक इसको डेकेड से ये बात क्लेम कर रहे थे, और अब जो है वो स्टडी बहुत ओपनली इसको प्रूव करना शुरू हो गई है कि जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं कैंसर्स की तरह, जो ऐसे कैंसर्स हैं जो इजीली ट्रीटेबल नहीं होते, उनका बैक कॉज अब नज़र आने लग गया है। जो रूट कॉज है वो क्या है? अनफॉरगिवनेस। जो लोग माफ़ नहीं करते, जो लोग दिलों में बात रखते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट्स और ग्रजेस दिलों में रखते हैं, चीज़ों को हल नहीं करते, वो ये नहीं है कि वो अब खामोश है तो इसकी अच्छा तरीका है इसका लोगों के साथ रिश्ते निभाने का, कि कोई मसला जो होता है वो उसको हल नहीं करती, चुप कर जाती है। आपको पता है ये औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा वो औरत जो है वो कैंसर के साथ चली गई। तो ये और बहुत कॉमन है। आई नो सो मेनी वुमेन जो कि अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से गई हैं कि उनके कैंसर उनमें डेवलप हो गया था। वो दिलों में बात रखती थी, ये नहीं थी कि वो दिल में जहन में बात को जवाब दे के ख़त्म करती हों, नहीं, वो दिलों में बात रख जाती थी और वो पैसिव अग्रेसिवनेस के साथ आपके रिश्ते में भी नज़र आने लग जाता था, और फिर वो औरत जो थी वो चली भी जाती थी, वो अनफॉर्चुनेटली फिजिकल डिजीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो जो मुश्किलात आती हैं, आपको पता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला मुश्किलात भेजते हैं इस वजह से ताकि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करके इम्प्रूव करें अपने आप को। देखें, जो ग्रोथ जहाँ नहीं होती, जिस रिश्ते में नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अजनबी से बन जाते हैं आप लोग, ऐसे रूममेट्स की तरह बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, जानते हैं एक दूसरे को। ये 5 साल पहले ऐसा था, ये 6 साल पहले ऐसी थी, लेकिन आपको एक दूसरे का अभी करंट
करंट पता नहीं होता कि अब क्या है वो, अब क्या उसमें चेंजेस आई हैं, अब कैसे उसकी चीज़ों की पसंद है, नापसंद है, उसके बारे में क्या उसमें तब्दीलियाँ वो लाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आप ग्रो नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो जो मुश्किलात आती हैं वो तो हमारे लिए मौके होते हैं कि हम एक दूसरे को बेहतर जानें। ओह अच्छा इसको ये बात नहीं पसंद, ओह अच्छा इसकी ये बात इसको हर्ट करती है, और क्यों करती है, पीछे से कहीं से रिलेट होता होएगा। अच्छा मेरे साथ ये ऐसे हुआ था, उसकी वजह से मेरी ये बात मुझे पसंद नहीं आती, बस इट ब्रिंग्स बैक बैड मेमोरीज, तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरी फैमिली में ऐसे हो चुका हुआ है, मेरे फादर ने ये किया था, ये बचपन में ऐसे हुआ था, मेरी माँ इस तरीके की थी। जो भी बात होगी वो पीछे से कहीं ना कहीं से रिलेट करती होगी। तो वो जो मौका होता है जब आप बात करने लगते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो आपकी फाइट थी ना, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू ग्रो क्लोजर, टू नो इच अदर बेटर। एक दूसरे को बेहतर आप तरीके से जानने लग जाएंगे, एक दूसरे को बल्कि हेल्प करेंगे हीलिंग में कि अच्छा ये अच्छा नहीं लगता, पता है शायद ये तरीका हो सकता है, आप इसको ठीक करो अपने बारे में। लोग तो बहुत ज़्यादा होंगे जो आपको ऐसे जानेंगे नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तो तुम्हारा मियाँ हूँ, तो मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो तुम्हें ऐसे हर्ट करके चले जाएंगे, तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करो। अब वो जो मौका हो सकता था एक दूसरे के लिए हेल्प, बाकायदा हम हेल्पर्स बनते हैं, हम ग्रोथ पार्टनर्स बनते हैं, हम एक दूसरे को हील करते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को बल्कि और ट्रॉमेटाइज करने लग जाते हैं और हर्ट करने लग जाते हैं, और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी नहीं करते। और ये सारा कुछ होएगा कैसे? अगर हम कम्युनिकेट करेंगे। हम अज्यूम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, और अच्छा हमारी जो अजम्पशंस है ना, वो किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं कि हमें क्या पसंद है, हम कैसे सोचते हैं, हमारे खानदान में क्या होता था, हमारे घर का क्या तरीका था, हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमारे क्या बिलीफ डेवलप हुए हुए हैं, उसके मुताबिक हम दूसरे को भी परखना शुरू कर देते हैं, हम उसके मुताबिक दूसरे के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा गलती, स्पेशली जब डिफरेंट जेंडर की बात हो रही होती है, तो वहाँ तो आई थिंक आपको शॉर्ट पता होना चाहिए कि औरतें जैसे सोचती हैं आदमी वैसे नहीं सोचते, औरतें जैसे स्ट्रेस को डील करती हैं आदमी वैसे स्ट्रेस को नहीं डील करते, और औरतें जैसे बात करने की आदत होती है उनकी, आदमियों की वैसी आदत नहीं होती। औरतें जैसे क्लोज होती हैं किसी के साथ, आदमी वैसे क्लोज नहीं होते। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है एक बहुत मशहूर बुक है इस पे लिखी हुई, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये बिल्कुल एक डिफरेंट प्लैनेट से ताल्लुक रखते हैं, आप समझ लें। इतनी ज्यादा जमीन आसमान का जब डिफरेंस हो, तब आप कितनी बड़ी गलती कर जाएंगे अगर आप दूसरे को उसी तरीके से उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं जैसे आप अपनी ज़ात को समझते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा ये तरीका है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस औरतें जो हैं, जो वो स्ट्रेस में होंगी, वो बात करने की कोशिश करेंगी, वो पीछे पड़ जाए मर्द के, बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों क्यों चुप क्यों चुप 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 क्यों, क्या हो गया, कितना ज़्यादा गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, स्ट्रेस किस बात के, परेशान लग रहे हो, क्या हो गया, खामोश बहुत ज़्यादा हुए हो। दूसरा बंदा ने इतना ज़्यादा अननॉय हो जाना कि वो बकायदा और आपसे दूर होने लग जाएगा। आदमी जो है वो खामोश रहना पसंद करते हैं, जब तक उनके ज़हन में खुद से हल ना उनको मिल जाएगा, वो तब तक आपसे वो शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो अब औरत ये अपनी तरफ से अच्छा काम करते करते मज़ीद रिश्ते को ख़राब कर देगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि आदमी भी उसी तरीके से फंक्शन करता है, लेकिन नहीं करता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत फ़र्क, हम बहुत, कोई बंदा दूसरे की तरह नहीं है। यहाँ तक कि सिबलिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जेंडर्स का फ़र्क है, बर्थ ऑर्डर का फ़र्क होता है, छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मिडिल चाइल्ड बहुत डिफरेंट होता है, बैकग्राउंड आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कि स्कूल में पढ़े आप, आपके आगे पीछे लोग कौन थे, किन से आपने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल किया, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस सो मच। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कम्युनिकेट। अब मेरी अपने हस्बैंड के साथ शादी को 10 साल होने वाले हैं, और हम अभी तक एक दूसरे के बारे में चीज़ें सीख रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसे हुआ कि उन्होंने कोई बात की, ये मुझे अच्छी नहीं लगती जब ऐसे हो, तो मैंने कहा अच्छा हमारे तो घर में ये बहुत ज़्यादा नॉर्म है। तो वो हैरान हो कि मुझे ऐसे देखें, ओह अच्छा इस वजह से आप ऐसे करती हैं, इस वजह से आप इस तरीके से बात करती हैं, या आपको ये लग रहा होता होगा, जो कि हमारे घर में बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जो जब तक आप बात नहीं करेंगे आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरा बंदा जो है वो आपसे किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों में डिफरेंट है। तो बात करने का बहुत ज़्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप को ग्रो करने में, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, एक दूसरे को बेहतर समझने में, और एक दूसरे को हील करने में। तो अगर कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं मैंने इसको बता दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसको मैंने बता दिया तो कहेगा कि चलो जी इस चीज़ की भी परेशानी होती है तुम्हें, इस चीज़ का भी तुम्हारे मसले हैं, तो ना आप ट्रस्ट जब करते हैं एक शख्स को, तो आप उसको वो भी चीज़ें बताते हैं जो आपको लगता है कि दूसरे को शायद आपके बारे में अभी पता नहीं है, और शायद आपको वो वीक समझे, लेकिन नहीं, वो शख्स से बेहतर कोई नहीं है आपको ये जानने में, आपके बारे में जानने में, और वो ही आपकी हेल्प भी कर सकता है। इसी वजह से शायद उस वजह से
बहुत ज़्यादा आप लोगों की आपस में टकराव, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स भी हो रही हैं, वो अल्लाह ताला बार बार मौके दे रहा है कि ठीक हो जाओ, ये बात कर लो, ये डिस्कस कर लो, ये से शेयर कर लो, ये आपस में एक दूसरे से इस चीज़ पे डिस्कस करके कोई सोल्यूशन हासिल कर लो। तो वो अल्लाह ताला के मौके होते हैं, उनको हाथ से ना जाने दें। अ रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन नॉट ऑन अजम्पशन। और अजम्पशन तब होती है जब हमें लग रहा होता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तो दूसरा सोचता है, जो मुझे पसंद है वही तो उसको पसंद है। अब अगर एक चीज़ छोटी सी चीज़ है, छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देकर आपको थोड़ा सा इसको बेहतर इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करती हूँ। छोटी सी चीज़ है, जब भी मैंने किचन में काम करना तो मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन करना पसंद नहीं करती। मेरे हस्बैंड को हमेशा से आदत होती है कि वो कहते हैं एग्जॉस्ट फैन ऑन करें ना, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। हमारा ओपन किचन है, तो ऑब्वियसली जब वो वैसे तो वो घर पे नहीं होते, काम से गए होते हैं, लेकिन अगर वो छुट्टी वाले दिन घर पे हों तो वो एकदम से आएंगे और वो एग्जॉस्ट फैन ऑन करेंगे और कहेंगे कि आपने एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं ऑन किया। अच्छा, मैं एक दो दफ़ा मैंने कर दिया ऑन, मैंने कहा चलें ठीक है, वो कह रहे हैं मैं कर तो देती हूँ, मैं काम करके ख़त्म किया काम अपना, फिर उसके बाद मैंने ऑफ़ कर दिया। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनको बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं ऑन करती। लेकिन मुझे ना आवाज़ बहुत ज़्यादा उसकी ऊँची लगती है, तो मुझे वो वैसे ही मैं बच्चों को भी सुन रही होती हूँ, बच्चे भी चारों की आवाज़ें हो रही होती हैं, उनका शोर-शराबा है आपस में, मैंने उनको करेक्ट करना है, ये ना करें, वो ना करें। मेरे अपने ज़हन में भी इतनी ज़्यादा बातें चल रही होती हैं, अभी ये काम करना है, वो करना है। तो इसका भी शोर जो है ना वो मुझे बाकायदा और स्ट्रेस दे रहा होता है, तो मैं इसलिए इसको प्रेफ़र नहीं करती। अच्छा, उन्होंने आगे से मुझे कहा लेकिन आपको पता है एग्जॉस्ट फैन ना ऑन करने की वजह से सारी दीवारों पे ग्रीस आ जाएगी, हमारे सारे जो यूटेंसिल्स हैं उन पे ग्रीस आ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। अब ये जब डिस्कशन हुई तो मुझे जो लग रहा है वो मुझे तंग कर रहे हैं, बार बार आके एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हैं, उनको नहीं पता मैंने ऑफ रखा हुआ है, किसी वजह से रखा होगा। वो समझ रहे होंगे हाय मेरी बात ही नहीं सुनती है, बार बार इसको मुझे याद कराना पड़ता है एग्जॉस्ट फैन ऑन करो। तो वो एक्चुअली क्या अपॉर्चुनिटी बन गई, ओह अच्छा ये वजह हो सकती है, ओह अच्छा मुझे तो ये पता ही नहीं था, तो एक लर्निंग बन गई। और इसकी वजह से अब मैं जब भी भूल भी जाऊँ तो मुझे जैसे ही याद आता है तो मैं एकदम से ऑन कर देती हूँ। उस वक़्त मैं ये नहीं सोच रही होती कि मुझे इसका शोर नहीं अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ नहीं, ग्रीस उतारना बहुत मुश्किल काम होएगा, तो बात सही है कि मुझे इसको ऑन कर लेना चाहिए। तो वो बाद में जो एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं, जो अननोयंसेस होती है ना, एक-दूसरे से आप छोटी-छोटी चीज़ों पे तंग होने लग जाते हैं। वो एक्चुअली आपको पता चलता है ओह अच्छा ये इस वज़ह से कह रहे हैं, और जब आपको पता है कि दूसरा शख्स आपकी बेहतरी के लिए कुछ कह रहा है, तो आप उससे अननॉय नहीं होते उस बात पे। तो ये अज़म्पशन नहीं होनी चाहिए कि दूसरा पता नहीं क्या मसला है, इसको क्यों बार-बार मुझे एक चीज़ कहता जा रहा है जो मैं तंग हो रही हूँ जिस वजह से। तो वो आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो और चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं, और वो जो अननोयंस थी वो एक्चुअली लर्निंग बन जाती है। तो इसी वजह से स्टीवन कोवी की जो हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इसमें नंबर 1 हैबिट है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम अपनी तो बताने लग जाते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं वैसे सोचती हूँ, लेकिन हम ये कभी सोचते नहीं है कि दूसरा बंदा किस तरीके का सोचता होएगा, उसको क्या पसंद होएगा, उसको क्या नहीं पसंद होएगा, क्यों नहीं पसंद होएगा। तो वो एक कर्टेसी कॉल्स फॉर इट कि हम रिकग्नाइज करने लगे कि दूसरे जो है हमसे फ़र्क है, डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट तरह के सोचते होंगे, और उनका पूरा हक है कि वो ऐसे फ़र्क तरीके की सोच रखें। तो उसको जानना हमारी ज़िम्मेदारी है, स्पेशली रिलेशनशिप को अगर हम निभाना चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरी मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा हम कर जाते हैं, और ये मेरे सामने एक रिसर्च गुजरी थी कि एक रिलेशनशिप काउंसलर थी, उसके पास कुछ रिसर्चर्स गए और उन्होंने कहा हम आपके सारे जो क्लाइंट्स हैं, जिसमें आपके सारे जो कपल्स आते हैं आपके पास कपल काउंसलिंग के लिए, हमने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेनी है। जी कहते हैं जी बताएं आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। जो सारे आते हैं आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, आप ऑब्वियसली उनके साथ काफ़ी लंबी अपनी काउंसलिंग्स रखती हैं, सालों के लिए आपके पास आ रहे होते हैं, और बाद में आपको पता चल जाता है कि वो रिश्ता या चला या नहीं चला, या उनकी सेपरेशन हो गई, या डिवोर्स हो गई, या हल हो गए मसले और वो दोबारा से खुशी-खुशी रहना शुरू हो गए। तो आपके पास जब वो शुरू में आते हैं, कौन-सी चीज़ें आप नोट करती हैं उनके बारे में, जिनसे आपको नज़र आ जाता है कि जो बाद में रिज़ल्ट है, वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो आप शेयर करें। तो उन्होंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल, मेरे पास जब कपल्स आते हैं तो शुरू के कुछ सेशंस में ही चीज़ों को मैं प्रेडिक्ट करने लग जाती हूँ कि इनका ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा।" और उसमें सबसे बड़ा प्रेडिक्टर मेरे हिसाब से कहती हैं कि जब हम दूसरों के इमोशनल क्यूज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें। दैट इज़ वो जो जिन काउंसलर्स हंड्रेड्स ऑफ केसेस को उन्होंने फिर उस रिसर्च में शामिल किया, और उन्होंने कहा मेरे जो सारे केसेस में बिगेस्ट प्रेडिक्टर रहा है वो ये है। और वो क्या चीज़ है?
इमोशनल क्यूज़ क्या होते हैं? इमोशनल क्यूज़ होते हैं जब आप हिंट्स दे रहे हैं। किसी को क्यू का क्या मतलब होता है? हिंट देना। कोई एक किसी चीज़ का थोड़ा-सा साइन देना, जैसे एक साइन बोर्ड होता है ना, किसी चीज़ को आप किसी को आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं कुछ, दिखाना चाह रहे हैं कुछ, कुछ थोड़ा-सा आप उनको हिंट किसी चीज़ का देना चाह रहे हैं कि मैं इस तरीके का फ़ील कर रहा हूँ या मेरी ये अभी ज़रूरत है या मुझे अभी तुम्हारी इस चीज़ में ज़रूरत है। तो वो इमोशनल आपकी या किसी भी तरह के मेंटल क्यूज या आपकी नीड्स हैं जो कि दूसरा बंदा फुलफिल कर सकता है या जो आप दूसरे को कन्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने वर्ड्स इतने ना ओपनली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने बिहेवियर से वो शो करना चाह रहे हैं। और बड़ा प्रोमिनेंट बिहेवियर, अगर स्पेशली आप हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे के, आप छोटे छोटे जो इशारे हैं उनको समझ सकते हैं, तो ये भी एक इशारा होता है जिसको समझने की ज़रूरत है। और जो बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी आपस में बॉन्डेड होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आपको पता है वो आंखों के इशारों से भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो ये वो आंखों के इशारे हैं जो जब आप समझना छोड़ दें और बल्कि इग्नोर करना शुरू कर दें, आपको पता है दूसरा बंदा क्या कह रहा है और आप कह रहे हैं नहीं मेरे लिए अभी ये ज़रूरी ही नहीं है, अहमियत नहीं रखता, तो वो एक आपकी डाउनफॉल है मैरिज का। इसमें आपको नज़र आने लग जाता है कि ये शादी नहीं चलेगी अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही। तो अगर आप दूसरी की जो चीज़ बॉदर करती है, आपने कुछ किया और दूसरे ने ऐसे आंखें रोल की, दूसरे को ऐसे लगा कि यार ये क्या, ये क्यों ऐसे कर रहा है, दूसरे के शक्ल पे कोई रिस्पॉन्स आया जो आपको पता है कि उसको नागवार कोई चीज़ गुजरी है, उसको अच्छा नहीं लगा और वो आपने बॉदर नहीं किया उस पर, आप उसकी किसी बात पे वो अपसेट हुए, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसने नोटिस नहीं किया आपने या इग्नोर कर दिया आपने, तो वो इसमें शामिल होता है इग्नोरिंग इमोशनल क्यूज़ में। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, दूसरा बंदा आपको इशारतन बताने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें अपनी एफ़र्ट ना डालें, आप उसको इग्नोर करने लग जाएँ। आपको पता है छोटी-छोटी चीज़ें हैं दूसरे को लेकिन खुश कर जाती हैं। छोटी-सी चीज़ है कि मैंने सुबह किसी के लिए उसके उठते साथ उसको चाय पकड़ा दी या उसको साफ़-सुथरे कपड़े मैंने सुबह-सुबह उसके लिए टाँग दिए, या जब वो ऑफ़िस से वापस आए या वो बच्चों से थकी हुई उनको बच्चों को पढ़ा के दूसरे कमरे में आए तो उसको मैंने हग दे दी, उसको मैंने अच्छी तरीके से वेलकम कर दिया, तो उसको अच्छा लगता है, उसका उसका स्ट्रेस उतर जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिससे ट्रैंक्विलिटी मिलती है हमारी शादियों में, जो छोटी-छोटी चीज़ें हमने करनी छोड़ दी हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनकी अहमियत नहीं है, जबकि शादी जो है वो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही चलती है, बड़ी-बड़ी चीज़ों से नहीं चलती, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। या हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, हम और चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। हाय मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैंने अभी ये काम करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है। ज़िंदगी में गोल्स आपने रखे हुए जो आपने वन आफ्टर अनदर अचीव करने हैं, और उस वक़्त आपका जो पार्टनर है, अनफॉर्च्युनेटली आपका स्पाउस जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट पे फॉल नहीं करता। तो वो भी बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि अब आपकी शादी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑब्वियसली जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो आहिस्ता-आहिस्ता चली जाएगी। तो आप उसमें उसके हिंट्स और क्यूज़ जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना छोड़ देते हैं। और वो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, इशारा है कि आप किसी के कोई आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कोई आपके साथ या कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई आपको कोई चीज़ बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, वो चीज़ें अनफॉर्च्युनेटली आपके लिए और अहमियत नहीं रखती। तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपने पर्सनल रूटीन को या अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को जो है उनको चेंज नहीं करना चाहते, छोटा-सा थोड़ा-सा ट्वीक, थोड़ा-सा चेंज नहीं करना चाहते अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। क्या चीज़ आपके लिए, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, कौन-सी चीज़ आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाह रहे होते, कौन-सी चीज़ आप अभी प्रेफ़र करते हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं निकलना चाह रहे होते क्योंकि वो आपकी कंफर्ट है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि किसी और की खुशी अभी शायद ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए होनी चाहिए, किसी और की खुशी की, किसी और की कंफर्ट की, किसी और की कन्वीनियंस की, कि आप अपने आप को थोड़ी-सी मुश्किल में डाल के अगर दूसरे को खुश कर दें, तो शादी और है किस चीज़ का नाम? शादी है तो यही चीज़। हम अगेन ये बिलीफ है और ये रीसेंट जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा एम्बेड हो चुका हुआ है बिलीफ, और मैं रीसेंट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हुए ये बात कर रही हूँ कि हमने अनफॉर्चुनेटली बड़े सेल्फिश हो गए हैं। तो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। हमारी खुशी, हमारी कंफर्ट, हमारी कन्वीनियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और हमने दूसरों के लिए छोटी-छोटी वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और सैक्रिफाइसेज़ को बहुत नेगेटिवली लेबल करना शुरू कर दिया है कि हाय! रिलेशनशिप जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा तो रिलेशनशिप ही नहीं रखना चाहिए। छोड़ो, पड़े मारो ऐसे रिलेशनशिप को, छोड़ो ऐसे शख्स को जो तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ माँगता है। आपने देखना है कि आपने कौन-सी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करनी है, ये नहीं कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ही नहीं करने। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत बड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई कहता है जिसमें आपका दीन शामिल हो रहा है, अल्लाह ताला के साथ आपका फ़ेथ शामिल हो रहा है, तो बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन जहाँ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपकी पर्सनल, सिर्फ़ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स है, प्रेफ़रेंस है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको रिश्ता चलाने के लिए कर दिया, तो 100 बिस्मिल्लाह आपको बार-बार करना चाहिए। इस चीज़ को दिखाने
के लिए, शो करने के लिए कि दूसरा बंदा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यही तो वो मौके हैं, यही तो वो तरीके हैं जिनको हमने अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पीछे रख दिया है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे जो हमने सोचा हुआ है उसमें कौन फिट होता है, जो जरा सा बाहर निकल रहा है उसको साइड पे निकाल देते हैं, बेशक कि वो दोस्त हो, बेशक कोई रिश्तेदार हो, बेशक कि वो हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। तो इसी वजह से तो रिश्ते नहीं चलते आजकल। पुटिंग द अदर इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है आजकल। यही है कि जब आप रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ का एहसास आपको होता है कि सब कुछ आपके बारे में नहीं है और दूसरे आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हैं। और ये अब कुरान से किस तरीके से रिलेट करता है, बल्कि हदीस यहाँ मेंशन्ड है, वन हु मैरीज हैज ऑलरेडी गार्डेड हाफ ऑफ हिज रिलीजन, देयरफॉर ही शुड फियर अल्लाह फॉर द अदर हाफ। इसमें मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, और मेरा जो दूसरा प्रोग्राम है सीक्रेट्स टू हैप्पी मैरिजेस, इसमें मैंने इस पर काफ़ी एलाबरेटेडली बात की हुई है। बात इस हवाले से मैंने की हुई है कि अगर शादी जो है वो हाफ ऑफ फेथ है, दूसरा हाफ अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक है, बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ सबमिशन है, लेकिन ये वाला हाफ जो है ये आपकी स्पाउस के साथ सबमिशन है। उसकी मतलब स्पेशली औरतों के हवाले से जब बात की जाती है कि हस्बैंड को आपने सबमिट करना है, तो हम एकदम से हमारे गार्ड्स अप हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये हम हस्बैंड से को सबमिट कर जाएं। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने अनफॉर्चुनेटली इस लफ्ज़ को इतना बुरा मतलब दे दिया हुआ है, इसको इतना नेगेटिवली सोचना शुरू कर दिया हुआ है थैंक्स टू फेमिनिज्म आजकल की, कि हमें लगता है कि अगर हमने हस्बैंड की बात सुन ली या ओबीडियंट हम होगी, ओबीडियंट वाइफ जो कि कुरान में जिनका जिक्र है, ठीक है, कानितात की जब बात की जाती है तो हमने उसको बहुत बुरा समझना शुरू कर दिया, जबकि बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है इसमें, बल्कि यही तो चीज़ है जिससे हमने जन्नत पे पहुंचना है। और जन्नत के तरीके की वजह से ही तो ये हाफ ऑफ फेथ है कि हमने अपनी प्रेफरेंस, अपनी लाइक डिसलाइक सबमिट कर दी टुवर्ड्स आवर हस्बैंड। और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि वो अल्लाह और आपके रिश्ते के बीच में नहीं चीज़ आ रही है जिसकी वजह से अदर हाफ इज़ फॉर अल्लाह। सो दी अदर हाफ इज़ के आपने अपना अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशनशिप है और अल्लाह ताला की जो डिमांड्स है उनके बारे में आपने फिर सोचना है। यू शुड फियर अल्लाह फॉर दोस। तो इसको अगर हमने ऐसे समझना शुरू किया तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए तैयार करने लग जाएंगे। अब हम बहुत अनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल सी पर्सनालिटीज़ बनते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी शादियाँ जो चलनी चाहिए थी थोड़ी सी हमें चेंज करके, वो भी अनफॉर्चुनेटली अब चलती नहीं है। अच्छा, मिस्टेक नंबर 3 है कि कपल्स अब आजकल स्पेशली मैं नोटिस करती हूँ कि अगेन रॉन्ग बिलीफ इम्बेड हो चुका हुआ है। और ये शादी से पहले से वो जो सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है वो इतना डीपली इनग्रेन कर दिया हुआ है हमारे बच्चों के अंदर। अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और शादी की उम्र के हो चुके हैं कि उनको लगता है कि वो कंप्लीट है। वो जो कि हमने शुरू में सोचा हुआ था सोलमेट होता है, समबडी कंप्लीट्स यू, उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही निकाल दिया है, बिल्कुल ही कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है इस सोच को भी कि दूसरा बंदा आके आपको कंप्लीट कर सकता है। नहीं, आप खुद बहुत अच्छे हैं, खुद बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी और की ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता हमारे दीन में कि शादी अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, और शादी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और शादी जो है वो आधे आपके ईमान को पूरा करने में आपकी मदद करता है कि ऑब्वियसली आपको किसी और शख्स की ज़रूरत है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं। इतने हाइपर इंडिपेंडेंट हम जो होते चले जा रहे हैं, पहले हमने ख़ानदानों को तोड़ ताड़ के एक न्यूक्लियर सिस्टम क्रिएट किया जिसमें हम बिल्कुल ही अकेले रह गए। तो फिर हमने जो सोशलाइजिंग थी वो सारी ऑनलाइन कर दी ताकि हम लोगों से बिल्कुल ही दूर हो गए। फिर अब हम हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए और हमने शादियों को भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है और हम पता नहीं अकेले क्या हासिल कर लेंगे। मैं तो बिल्कुल भी ना इस बिलीफ से एग्री करती हूँ और ना मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ विद दिस थॉट कि हमारी सोसाइटी जो है वेयर इट्स हेडेड टुवर्ड्स। अगर हम सोसाइटी का भी क्या मतलब है, when all individuals come together as a whole, right? तो हम इंडिविजुअल्स ही अपनी 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 सोसाइटीज़ बना के जीना चाह रहे हैं। हम एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करना चाह रहे, एक दूसरे की मदद भी उस तरीके से नहीं करते। मेरे बचपन में मुझे याद है, ज़रा सा कोई शख्स नज़र आता था, आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे आपको नज़र आ रहा है किसी की ज़रूरत है किसी को, तो आप रुक के हेल्प करने लग जाते थे। अब तो सामने खुले आम दिन दिहाड़े जिसको कहते हैं कि सामने रॉबरीज हो रही होती है, मर्डर हो रहे होते हैं और लोग किसी की मदद करने के लिए उठते नहीं हैं, बल्कि फ़ोन निकालते हैं और एकदम से उनको होता है कि बस इसकी वीडियो कैप्चर कर लें ताकि इससे हम पैसे कमा लें। बहुत सत्यानाश फिर चुका हुआ है हर चीज़ का। बट एनीवे, कमिंग बैक टू मैरिज,
तो वो इधर भी एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि वी डू नॉट फंक्शन एज अ टीम एनी मोर। अनफॉर्चुनेटली इवन इन मैरिजेस व्हाट्स हैपनिंग इज के हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से compete करने लग जाते हैं। तो दे नीड टू वर्क टुगेदर अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड नॉट अगेंस्ट ईच अदर। सारे मसाइल, हर तरह का प्रॉब्लम, हर तरह का डिफ़िकल्टी, इश्यू, एवरीथिंग हस्बैंड वाइफ टैकल कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं और हस्बैंड वाइफ उसको हैंडल कर सकते हैं इफ़ दे वर्क टुगेदर, इफ़ दे वर्क एज अ टीम। बट इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर तो वो इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकेंगे और इंडिविजुअली डिप्रेशन के अपने होल्स में बैठ के ना सिर्फ के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा बट पेरेंटिंग के भी बहुत ज़्यादा नुकसान, इसके बेशुमार नुकसान होंगे और वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे ना अपनी पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। एज पार्टनर्स, एज पेरेंट्स, दोनों तरीक़ों से, या सिंपली एज स्पाउसेस एज वेल। तो एज पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, काम भी अगर कर रहे हैं, या पेरेंट्स के तौर पे देर कमिंग टुगेदर टू को पेरेंट, इकट्ठे पेरेंटिंग करनी है बच्चों की, उनको तरबियत देनी है, या जनरली मैरिज चलानी हो, बहुत ज़रूरी है कि जो कपल है वो किसी तीसरे शख्स को बीच में शामिल होने की इजाज़त ना दे, स्पेशली जब आप इमोशनली वनरेबल हों, जब आपकी कोई लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, गुस्सा है, आप तंग आए में अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो तीसरे शख्स को बीच में आपने डाला तो वो शैतान से बेहतर नहीं होने वाला। उसने जो है वो शैतान वाले ही काम करने हैं और आपको मज़ीद दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करनी है। लोगों को सिर्फ मज़ा लेने का शौक होता है, बहुत कम है जो आपसे वाकई में लॉयल होंगे टुवर्ड्स योर मैरिज एंड टुवर्ड्स यू एंड वुड वांट टू गिव यू गुड एडवाइस। वेरी फ्यू पीपल। अगर इफ़ यू ट्रस्ट समबडी इनफ कि वाकई में कोई जो है वो इतना अच्छा दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगेन हम अपने इन लॉ से भी अगर बात करते हैं, मतलब कि अपने मेके से, जो अगर वाइफ्स हैं वो अपनी फैमिली से बात करें या हस्बैंड जो है अपनी फैमिली से बात करें, जब दूसरे पर गुस्सा चढ़ा हुआ है और दूसरे के बारे में, तो हम बेशक कि ठीक हो जाएं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो जो फैमिली के दिलों में बातें बैठ जाती हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाती हैं और उनकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्पाउस से दूर होने लग जाएंगे। तो ये अगेन एक अनफेयर चीज़ है जो कि आप अपने स्पाउस के साथ करते हैं जब आप सिर्फ अपसेट हुए हुए, एंग्री हुए हुए, तो ये हरकतें ना किया करें। तीसरे शख्स को बीच में बिल्कुल ना डाला करें अनलेस कि कोई अनबाइस्ड आपको तीसरा शख्स मिलता है जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर एडवाइस, ठीक है, फॉर एडवाइस पर्पसेस। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू फंक्शन एज अ टीम ताकि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकें और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अल्लाह ताला ने आप दोनों को इकट्ठा अगर किसी मकसद से किया है तो वो मकसद क्या है। वो मकसद, सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ की अलामत है कि आप में कोई कमियां थी जो दूसरे शायद शख्स के अंदर वही चीज़ें उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और उसकी जो कमियां हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, ताकि आप कोलेक्टिवली एज अ होल यूनिट, जब आप व्हेन यू कम फॉरवर्ड एंड यू ट्राई टू पेरेंट और आप तरबियत देने लगते हैं बच्चों को, तो आप एक होलसम तरीके से तरबियत अपना 100% दे सकेंगे, अपना 100% फैमिली को दे सकेंगे, अपना 100% काम को दे सकेंगे, अपना 100% एक्सटेंडेड फैमिली को, रिलेशनशिप्स को दे सकेंगे, अपना 100% अल्लाह ताला के निज़ाम को दे सकेंगे, अपना 100% अल्लाह ताला की इबादत में दे सकेंगे, लेकिन टुगेदर, when you are together। तो you have to see, अगर आप यही देखते रहेंगे इसके अंदर आपको क्या बुरा लगता है तो आपको ये नहीं नज़र आएगा कि इसके अंदर अच्छा क्या है और आपकी कमियां ये किस तरीके से पूरी कर रहा है, और शायद जो उसके अंदर जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं वो शायद आपने पूरी करनी है, तो वो आप अपना एक्शन प्लान की तरफ नहीं जाते, आप टास्क में इसको कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ एक नेगेटिव सोचें अपने दिल में रख के और दिमाग में रख के अपना रिलेशनशिप जो है वो उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हदीस है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन दे लुक एट ईच अदर विद लव, अल्लाह लुक्स एट देम विद मर्सी। इतनी खूबसूरत ये बात है कि जो हमें, जो हस्बैंड और वाइफ को आपस में चीज़ जोड़ती है वो उनका प्यार है, और जब वो एक दूसरे को उस प्यार की नज़र से देखते हैं तो अल्लाह ताला उन पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजते हैं, बहुत ज़्यादा मर्सी भेजते हैं, अल्लाह ताला उनको उसके रिवॉर्ड देते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं उस कपल को, उस शादी में बरकत डालते हैं, जो जब हस्बैंड एंड वाइफ आपस में दे वर्किंग टुगेदर एज अ टीम और वो एक दूसरे को उस प्यार की नज़र से देख रहे हों। देखें, जब एक शख्स को, आपको पता है कि वो आपके लिए बेहतरी चाहता है, आपको पता है कि इस शख्स की वजह से मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, इस शख्स की वजह से मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं, इस शख्स की वजह से मेरी जो मुश्किलात थी वो कम हो रही हैं, इस शख्स की वजह से मेरी जो वीकनेसेस थी, मेरे अंदर जो कमियाँ थी वो पूरी हो रही हैं, मैं अपना वो रोल जो मुझे
अल्लाह ताला ने मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं, वो सारी मैं अता कर पा रही हूँ, ठीक से कर पा रही हूँ इस शख्स की वजह से। ये शख्स ने आके मुझे कंप्लीट किया। अब वो सोच हो, अगर आप उस तरीके से इसको अप्रोच करें, मैरिज को उस तरीके से अप्रोच करें, तो आप कैसे हो सकता है कि उसको प्यार की नज़रों से ना देखें उस शख्स को? आप कैसे हो सकता है कि उससे आप गुस्सा करें, या उससे आप अपने दिल में उसके खिलाफ कोई बातें रखें, कोई ग्रजेस रखें, कोई रिजेंटमेंट रखें, आप उससे लड़ना चाहें भी। वो शख्स है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा एरियाज़ में सही अपना आउटपुट दे पा रहे हैं, सही अपने रोल्स को परफॉर्म कर सक रहे हैं, अपने रिश्ते निभा पा रहे हैं। अल्लाह ताला के काम, वो जो अल्लाह ताला ने आप पे ज़िम्मेदारी डाली हुई है, वो कर पा रहे हैं। जो जिन चीज़ों पे पूछ है वो कर पा रहे हैं, वो आपके लिए आसानियाँ लाया है शख्स, सुकून लाया है शख्स, प्यार लाया है शख्स। तो कैसे हो सकता है कि आप उसको प्यार से ना देखें? लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, क्योंकि वी डोंट वर्क टुगेदर एज़ अ टीम, क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली हमारे अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हमने इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। टीम वर्क की भी जब बात होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात हो, किसी भी तरह की टीम, कोई भी कंपनी की आपस में टीम इकट्ठी हो रही हो, यहाँ तक कि जब कोई टीम स्पोर्ट्स भी खेलने जाती है, तो टीम वर्क की जब बहुत ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज किया जाता है कि टीम वर्क होता है, देर इज़ नो आई इन टीम कहते हैं ना, तो द फोकस इज़ ऑलवेज ऑन इंटरडिपेंडेंस। आपने उसकी मदद करनी है, उसने आपकी करनी है, और फिर कलेक्टिवली 1 और 1 11, कलेक्टिवली जो सिनर्जी के साथ आप लोग अचीव कर पाएंगे, वो एक शख्स अकेले में नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। तो यही सोच शादी के हवाले से भी है, यही सोच ये जो शादी की टीम है उसके हिसाब से भी है। तो आप उसको फिर इसी तरीके से देखेंगे, और अल्लाह ताला के फिर प्रोमिसेस हैं कि अल्लाह ताला ने आप पे उसकी वजह से उसी शादी में वो ट्रैंक्विलिटी भी लानी है, वो मर्सी भी लानी है, वो ब्लेसिंग्स भी लानी है, हर तरह का रिवॉर्ड लाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ कि आप जब शादी में एंटर हो रहे हैं, तो आप एक इंडिविजुअल के तौर पे अब नहीं एंटर हो रहे हैं। नाउ यू आर वन, यू बोथ ऑफ यू आर वन। सो इट्स नॉट जस्ट मी, वाइफ वन एंड हस्बैंड वन, नो, टुगेदर वी आर वन अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ी गलती है जो कि कर जाते हैं आजकल। मैंने देखा है कपल्स, और कपल्स जो हैं वो सोचते नहीं है शादी के बाद भी, वो बस मेरा ख़ानदान तुम्हारा ख़ानदान, मेरी सोच तुम्हारी सोच, मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, वो कभी एक होते ही नहीं है। और वो अगेन इट्स कमिंग बैक फ्रॉम दैट बिलीफ ऑफ जस्ट आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो मेरी जो मेरी ज़ात है, उससे भर के कोई और चीज़ नहीं है। Security in the trust is marriage. In the marriage, when your spouse needs to know that you're on the same team, you're fighting for them, not against them. तो वो जो सिक्योरिटी डेवलप होती है ना मैरिज के अंदर, वो फिर ट्रस्ट की डेवलप हो जाती है। अच्छा, आपको पता है कि आपका शख्स जो है आपके लिए लड़ेगा, आपको पता है कि आपके साथ जो शख्स है वो आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सिक्योर रखेगा, आपको सेफ रखेगा। आपके खिलाफ कोई भी कोई बात करता है, आपको आपके लिए एज अ विटनेस के तौर पे प्रेजेंट होएगा। आप उसके पास हर तरह का प्रूफ है टू लेट द वर्ल्ड नो कि आप यूर अ गुड पर्सन, टू लेट द वर्ल्ड नो कि आप असल में अंदर आपकी क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपकी नीयत साफ होती है, आपके काम जो हैं वो आप अच्छे तरीके से करते हैं, और आपके काम जो है आप अच्छे काम करते हैं, आपको वो सारी स्ट्रेंथ्स जानता है, आपको अंदर बाहर से वो शख्स जानता है। अच्छा, जब इस तरीके से अगेन आप खुलते हैं अपने स्पाउस के साथ और आप उनको ट्रस्ट करते हैं, तो वो मैरिज के अंदर वो सिक्योरिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। बट दैट विल ओनली बी पॉसिबल when you will trust your partner and work as a team। देखिए, जब वो ट्रस्ट एक्सरसाइज होती है, शायद आपने कभी देखा हो, बड़ी फेमस एक्सरसाइज है, बड़े कितनी देर से ये की जा रही है, और काफ़ी डिफरेंट एरियाज में ये की जाती है। तो डिफरेंट तरह की टीम्स जो हैं उनमें ये ट्रस्ट की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, अगेन टीम वर्क डेवलप करने के लिए, कि एक बंदा आगे, ट्रस्ट फॉल जिसको कहते हैं, एक बंदा आगे खड़ा होता है, एक पीछे खड़ा होता है, ऐसे आप गिरते हैं और आप ट्रस्ट करते हैं कि दूसरा बंदा आपको पकड़ लेगा। तो एक छोटी सी चीज़ होती है देखने के लिए कि आप कितना अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी जब आपको पता है, कोई भी गलती हो जाएगी आपसे, आपका जो पार्टनर है आपको एक्सेप्ट करेगा, आपको ग्रो करने पर मजबूर करेगा, आपको बेहतर होने पर मजबूर करेगा, आपको हर तरह से सपोर्ट देगा। तो आप जो हैं वो
फॉल करते हैं और आपको पता है कि नहीं, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी राइट देयर, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो लॉयल है आपके आपके साथ। तो आपकी जो मैरिज के लेवल है और जिस खूबसूरती और जिस तरह की मैरिज वो होनी है, वो मैरिज है जो कि कुरान और हदीस में जिसका हवाला दिया जाता है, जिसकी बात की जाती है, जिसपे ट्रैंक्विलिटी और कंटेंटमेंट है, जिसपे अल्लाह ताला ने एक इतनी ज़्यादा रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स भेजनी है, वो मैरिजेस नहीं है जो कि आजकल नज़र आती हैं। अच्छा, मिस्टेक नंबर 4 जो है, इससे मिलता-जुलता है, आगे भी जो मिस्टेक नंबर 5 भी है वो भी आपको नज़र आएगा कि काफ़ी हद तक जो है वो आपस में लिंक टुगेदर करते हैं। लेकिन ये सेपरेटली मैं इस पे इसलिए बात करना चाह रही थी क्योंकि ये सेपरेट इशू भी हम इसको मतलब इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इन एंड ऑफ इटसेल्फ भी है, और वो है कि नॉट ग्रोइंग टुगेदर। जब हम अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी स्लाइड भी, स्टेजेस ऑफ मैरिज की बात करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि, और ये आपको नज़र आता होगा, एक सर्टेन टाइम तक आपकी मैरिज जो है, या आपने आगे पीछे देखा होगा लोगों की मैरिज अच्छी चल रही है, सही चल रही है, दे आर हैप्पीली मैरिड, अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, खुश खुश हैं। लेकिन एक थोड़ी सी देर के बाद एक डिप आता है, एकदम से आपको लगता है कि इनके मैरिज में इश्यूज क्यों आना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े क्यों होना शुरू हो गए, डिफरेंसेस क्यों डेवलप होना शुरू हो गए। दैट इज़ द टाइम जब आपकी मैरिज आपसे कुछ और चाहती है, और वो मैरिज आपसे ग्रोथ चाहती है। अगर आप उस टाइम पे ग्रो नहीं करते तो आप ग्रो अपार्ट करने लग जाते हैं, एंड दैट इज़, आई थिंक, एक हर तरह से आप इसको समझना चाहें, पानी भी, जिसको हम कहते हैं ना कि पानी भी अगर खड़ा रह जाए तो उसके अंदर बीमारी पैदा होने लग जाती है। कोई भी चीज़ जो खड़ी रह जाती है, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं रहती, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं रहती, जिसके अंदर तब्दीली नहीं रहती, उसके अंदर बीमारी और उसके अंदर मसाइल पैदा होते हैं। शादी के साथ भी यही होता है। और हम जितने ज़्यादा फास्ट पेस लाइफ में गुजरे हैं, इफ़ यू आर स्टैग्नेंट, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस जो कि आप पिछले साल भी खड़े थे, या पिछले साल क्या पिछले महीने खड़े थे, आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट या ग्रोथ नहीं आई, तो आप पीछे जा रहे हैं असल में, क्योंकि बाकी दुनिया जो है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी वजह से मोमिन की निशानी ये है कि उसका हर रोज़ जो है वो पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो इस चीज़ को जानते थे कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जानी है ग्रोथ की, और कॉन्स्टेंट चेंज, और कॉन्स्टेंटली आगे पीछे जो चीज़ें बदल रही हैं उनको इंटरनलाइज़ करने की, उनको समझने की, उनके मुताबिक अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली करने की अल्लाह ताला को पता था कि दुनिया किस तरह की किस पेस पे चलना शुरू हो जाएगी, कि अगर हम अपने आप को उस तरीके से चेंज नहीं करते तो हम पीछे रहना शुरू हो जाएंगे, और हम उस पीछे रहने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है कि हाय, एक कांस्टेंट फियर ऑफ फेलियर होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पूरी दुनिया जो है वो आगे मेरे से निकलती चली जा रही है। इसी तरीके से शादी में भी है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्पाउस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, और आप ग्रो करते चले जा रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा बीच में गैप आने लग जाता है कि आपको नज़र आएगा कि वो शादी में फिर वो बीमारी, बीमारी जिसको हम पानी में कह रहे हैं कि बीमारी पैदा हो जाती है, वो शादी में बीमारी किस तरीके से नज़र आएगी कि आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे शुरू, या दूरियां होने लग जाएंगी, या आपस में आपको नज़र आएगा कि यू आर नॉट रियली टुगेदर ऑन द सेम पेज अबाउट मेनी थिंग्स एनी मोर। फॉर इंस्टेंस, आपका हस्बैंड है, वो पेरेंटिंग के सेशन से अटेंड करने जाता है, या सेल्फ ग्रोथ इंप्रूवमेंट के सेशंस अटेंड करने जाता है, दीन के सेशंस अटेंड करने जाता है, और आप नहीं जाते। अब उसकी बिलीव्स बदलना शुरू हो रहे हैं, उसकी आपको नज़र आ रहा है बिहेवियर में चेंजेस आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, और आप ना वो समझ पा रहे हैं और ना ही आपको बताया है उन्होंने। तो आपकी बिलीव्स, या आप जिस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, आप जिस तरीके से पेरेंट फॉर इंस्टेंस अगर कर रहे हैं, या आप किस तरीके से लाइफ को समझते हैं, लाइफ के बारे में बिलीव्स अपने आपने डेवलप किए हुए, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें आने लग जाएंगे। फिर आप एक ज़बान भी नहीं बोल रहे होंगे, बाय द एंड ऑफ द डे आपको नज़र आएगा कि नहीं, ये तो कुछ और ही सोच रहा है। हम जब शादी हमारी हुई थी तो हम इकट्ठे खड़े हुए थे, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में एक बिलीफ्स के साथ एंटर हुए थे इस शादी में, लेकिन अब हमारे बिलीफ्स जो हैं वो वर्ल्ड्स अपार्ट होने लगे। सो दोज हु डू नॉट ग्रो टुगेदर इवेंचुअली इनएविटेबली ग्रो अपार्ट। कुछ तो सीख रहे होंगे, तो अगर आप इकट्ठे नहीं रह रहे और आपको ये बार बार करने वाली एक एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट करने वाली होती है, आपको चीज़ सीखते हैं, आप अपने आसपास को खींच के बिठाएं, आज मैंने ये सीखा है, आज मुझे ये पता चला है, आज मुझे वो पता चला है, उसको बताएं, उसको बार बार बताएं, उसको समझाएं। अगर आपके अंदर कोई चीज़ें खड़क रही हैं, अगर आपके अंदर आपको बिलीव फील हो रहा है कि चेंज हो रहा है, तो आप उसको आस्क देम टू कम ऑन बोर्ड एज वेल। आप उसके साथ डिस्कस करें, जो अपने अंदर चेंजेस आपको फील हो रही हैं उसको बताएं, कम्युनिकेट करें, जो कि पहली मिस्टेक से रिलेट होता है कि हम कम्युनिकेट भी नहीं करते। और जितना हो सकता है इकट्ठी क्लासेस अटेंड किया करें, इकट्ठे प्रोग्राम्स अटेंड किया करें, इकट्ठे सेशन सुना करें, इकट्ठे अगर लेक्चर्स भी सुनने इकट्ठे सुना करें, इकट्ठे कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा आदत होती थी कि हम जब छोटे थे तो वो उस टाइम पे वो कैसेट्स में होती थी
ऑडियोज़ जो लेक्चर्स वगैरह हैं, वो कैसेट्स में होती थी, वो कैसेट लगा लेते थे गाड़ी में और हम सारे सुन रहे होते थे। सो वी ऑल यूज्ड टू बी लिसनिंग टू द सेम थिंग, सो वी वर ग्रोइंग एज़ अ फैमिली। तो फैमिली के अंदर ग्रोथ और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिलीफ्स जो थी वो डेवलप हो रही थी, ना कि इंडिविजुअली अपने-अपने वो हेडफ़ोन्स लगाए हुए हैं, ईयरफ़ोन्स लगाए हुए हैं और अपने-अपने तौर पे जो है वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एज़ अ कपल, एज़ अ फैमिली कहीं नहीं ग्रो कर पा रहे। सो कीपिंग ईच अदर अपडेटेड विद ऑल न्यू थिंग्स यू हैव लर्नड एंड मेकिंग एन एफर्ट, मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट आपको कोशिश करनी पड़ेगी टू कीप योर स्पाउस विद यू ऑन योर जर्नी एंड ग्रोथ एंड लर्निंग शुड बी अ प्रायोरिटी। ये आपने सोच समझ के इसको अहमियत देनी है ताकि आप लोग इकट्ठे रह सकें। इट ऑल्सो अलाउज यू टू फॉल इन लव विद न्यू वर्जन ऑफ योर स्पाउस अगेन एंड अगेन। जो अब आपका स्पाउस चेंज हो रहा है, बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आपको उसके अंदर चेंजेस और तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो वो अक्सर औकात कोट्स भी होते हैं ना कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट फॉलिंग इन लव विद one person just once. It's about falling in love with the new versions of the same person over and over again. So falling in love with the same person again and again and again. और आप कैसे एक शख्स के साथ बार बार you can fall in love with the same person? No, वो नए versions होते हैं उसके, एक नया एडिशन निकलती है ना किताब के अंदर कुछ चेंजेस आती है तो एक नई एडिशन निकलती है। इसी वजह से इसी तरीके से हम भी जो हैं, हमारे अंदर भी कोई ना कोई चेंजेस होती रहती हैं। हम जो अभी हैं 10 साल पहले हम वो नहीं थे, 5 साल पहले हम वो नहीं, हम साल पहले वो नहीं थे। हमारे अंदर मुसलसल चेंजेस होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो फिर आपके अंदर बेशुमार तरह की बीमारियां भी आने लग जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और अनहैप्पी इंसान होंगे। तो अगर आपके अंदर जिस तरीके से एक नेचुरली होना चाहिए कि आपके अंदर एक कांस्टेंट चेंज आ रही है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और ग्रोथ आ रही है, तो आपके नए वर्जन्स कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहेंगे। तो आपके फ्रेंड्स जब आपको बहुत देर बाद मिलेंगे, ओह तुम्हारे अंदर ये बदल गया, तुम्हारे अंदर यू हैव ग्रोन, यू बिकम मैच्योर, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी तरीके से आपके स्पाउस भी जो है वो भी देखता होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ चेंजेस आई हैं, वो अप्रिशिएट करेगा और आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकेंगे जब आप इकट्ठे ग्रो करेंगे। सो बिकम ग्रोथ पार्टनर्स। एंड बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपको पता है कि स्पेशली जब हमारे वेट लॉस के प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें भी हम ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। वो ये है कि अगर आपने वज़न भी लूज़ करना है ना, तो आप फ्रेंड्स ढूंढ लें जिन्होंने वज़न लूज़ करना है, इकट्ठे करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। अच्छा, आपकी शादी अगर हुई हुई है तो आप स्पाउसेस दोनों इकट्ठे वज़न लूज़ करेंगे, आसान हो जाएगा। हम इकट्ठे जब काम करते हैं हमारे लिए ईजी होता है, अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है। अकेला कुछ भी करें, होम स्कूलिंग के हवाले से भी जब सवाल आते हैं तो मैं कहती हूँ एक सोशल सपोर्ट ढूंढें। सोशल सपोर्ट ढूंढेंगे, बहुत कुछ बहुत आसान हो जाएगा और वो चीज़ अकेला करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो इवन इन मैरिज जो आपको लगेगा कि अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, आप एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर्स अगर बनेंगे तो आप बहुत आसान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। छोटी सी चीज़, फजर की नमाज अकेले पढ़ना बड़ा मुश्किल है, एक दूसरे को उठाओ, चलो नमाज के लिए उठो, चलो नमाज के लिए उठो, आसान हो जाएगा। अलार्म तो हम चुप करके बंद कर देंगे और आराम से सो जाएंगे वापस। लेकिन जब एक दूसरे को उठाना शुरू करेंगे, जब एक दूसरे को पता होगा नहीं हम शादी सिर्फ इस दुनिया की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने इकट्ठे, हमारी कोशिश है कि हम जन्नत में भी इकट्ठे हों। अगर इतना प्यार है और जो कि होना चाहिए, जो कि शादी वाकई में मकसद इस चीज़ का ये है कि आप एक दूसरे को उस आखिरत के लिए भी तैयार करें। तो नहीं तो हम क्यों एक दूसरे को ग्रो करना चाहेंगे? फिर तो हम चुपचाप एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी जैसे वो गुजारना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वैसे रहने दें कि ज़िंदगी तो आसान गुजर जाएगी ना, चलें आपस में मुसलसल एक दूसरे को तंग नहीं करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि नहीं, मकसद ये नहीं है अच्छी ज़िंदगी गुजारना, मकसद है कि अच्छी आखिरत भी गुजारनी है, इकट्ठे रहना है उधर, तो फिर आप ज़्यादा डिटरमिन्ड होंगे इन पुलिंग ईच अदर कि नहीं तुमने भी ग्रो करना है, तुमने भी नमाज़ पढ़नी है, तुमने भी बेहतर होना है, तुमने भी ये सुनना है, तुमने भी ये सीखना है। तो जो मकसद है वो ये सिर्फ एक दुनियावी हद तक नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, बल्कि आखिरत के हवाले से भी अपने ज़हन में रखना चाहिए और इतना प्यार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। So you want to start praying Fajr? Do it together. You want to start Quran with tafsir? चलो तर्जमे के साथ कुरान पढ़ते हैं. Do it together. Try to make sure you both enter Jannah together too, inshallah. तो इंटीमेसी जो है वो मुसलसल रहती है शादियों में। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये सुनने को मिलता है कि नहीं जी विद टाइम इंटीमेसी ख़त्म हो जाती है। नहीं, इंटीमेसी की किस्म बदल जाती है, चेंज हो जाती है। पहले फिजिकल है, एक दूसरे को देख के आप अट्रैक्ट हुए किसी के साथ, मतलब आप फिजिकली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। फिर आपकी एक इमोशनल इंटीमेसी है, नहीं, अब एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो आपका ध्यान रख रहा है, वो अपना रोल्स ठीक से निभा रहा है। फिर इंटेलेक्चुअल है, फिर आप एक दूसरे को ग्रो करने पर मजबूर करते हैं। स्पिरिचुअल है, अल्लाह ताला से करीब होने पर आप आखिरत की बात करते हैं। आज हम क्या कर सकते हैं, दुनिया किस तरीके से गुजार सकते हैं कि बाद में भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को जन्नत की तरफ लेकर जा सके। वी बिकम द रीजन दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो एंटरिंग जन्नत। जो आपको पता है कि
वी कैन डू दिस फॉर ईच अदर। एक शादी कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि वो ये भी एक दूसरे के लिए कर सकता है, लेकिन वो इंटीमेसी इस तरीके से ही रह पाएगी अगर हम एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर्स कॉन्स्टेंटली रहेंगे तो। द क्लोजर दे ड्रॉ टू अल्लाह, टू गॉड, द क्लोजर दे ड्रॉ टू ईच अदर। ये एक ट्राइंगल की तरह आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ हस्बैंड है, यहाँ वाइफ है और ऊपर अल्लाह है। तो हम जितना अल्लाह ताला से क्लोज होंगे हम एक दूसरे से भी उतना क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। हम अल्लाह ताला से भी क्लोज हो रहे हैं, हम एक दूसरे से भी क्लोज हो रहे हैं, हमारी जो मैरिज है वो भी सिक्योर होती चली जा रही है और हमारी आखिरत भी सिक्योर होती चली जा रही है। तो ये बहुत प्यारा आपको नज़र आता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो बनता है, और हम अल्लाह ताला को जब इसमें शामिल करते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि ग्रो करना कितना ज़रूरी है, तो हमारा जो इन टर्न हमारी जो मैरिज है वो इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है। इससे भी बल्कि मेरे जहन में हदीस कुदसी याद आ रही थी कि एक अल्लाह की चाहत है और एक अपनी चाहत है, और होगा तो वही जो अल्लाह की चाहत है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को थका देते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं अच्छी शादी हो, हम चाहते हैं अच्छी शादी हो, हम चाहते हैं हम खुश हों अपने स्पाउस के साथ। कौन नहीं चाहता कि वो हैप्पीली मैरिड हो, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते जिससे हैप्पीली हम मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर हम अल्लाह ताला की बात सुननी पड़ेगी, वो फिर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लगने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम वो करने लग जाएं जिनसे अल्लाह ताला खुश होंगे, जो अल्लाह की चाहत है, तो हमें वो भी मिल जाएगा जो कि हमारी है। लास्ट मिस्टेक नंबर 5 जो है वो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉट स्ट्राइविंग टू प्लीज अल्लाह। ये एक बहुत बड़ी गलती हम कर जाते हैं कि हम अल्लाह ताला को अपने, जैसे अभी ग्रोथ में आपको कहा था ये काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक भी हैं, लेकिन इन इट सेल्फ भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जिनको मैं एलाबरेट करूँगी। तो ग्रोथ में हम भूल जाते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी साथ केटर करना है। और दूसरी चीज़ जो हम बड़े बड़े जो इश्यूज आते हैं शादी में, जो डिफरेंसेस आते हैं, उसमें हम वी डोंट गो बैक टू हदीस एंड कुरान। तो हम ये नहीं देखते कि दलील अगर ढूंढनी है तो दलील शुड नॉट बी कि मुझे पसंद है, मेरा दिल है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे फैमिली ये करती थी, मेरे ख़ानदान में ऐसे होता है, हमारे घर में ये होता था, मेरी मम्मा कहती, मेरे बाबा कहते। नो, दलील ये होनी चाहिए कुरान में है, हदीस में। अच्छा, अब अगर हम शादी में एंटर हो रहे हो ना इस सोच से, इतनी बड़ी वैल्यू हो फेथ अल्लाह, तो फिर इट बिकम्स मच ईजियर कि हम बाद में एक दूसरे को ये करेक्ट कर सके। नहीं नहीं, देखो हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने मना किया, हम इसलिए ये नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने कहा हुआ है, या हमें ये करना पड़ेगा, दिल नहीं चाह रहा यार, मुझे पता है लेकिन अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, या हदीस है। हम इस बात पे आते ही नहीं है, हम अपनी ईगो वॉर शुरू कर देते हैं। तुमने कहा, मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी, तुम्हारा दिल मेरा दिल, या तुम्हारा खानदान मेरा खानदान। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लड़ाइयों में जो है वो हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे होते, और लड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है और सिचुएशन जो है बिगड़ती रहती है। सो कीपिंग अल्लाह इज़ द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ राइट एंड रॉन्ग ड्यूरिंग डिसएग्रीमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस विद म्यूचुअल कंसेंट फॉर हिज सेक। अब कोई मुश्किल चीज़ भी हो सकती है जो करनी है, कोई भी किसी को, फॉर इंस्टेंस कि आपको किसी फैमिली मेम्बर की मदद करनी है, वो एक की फैमिली मेम्बर है और दूसरे की नहीं है, करें या ना करें, इस्तिखारा किया, अल्लाह ताला ने आपको लगता है जी के इस्तिखारे में ये जवाब आ गया, अब करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह ताला से मशवरा किया और हमें लग रहा है कि ये सही रास्ता है। अब इसमें एक बंदा खुश हो सकता है, एक बंदा ना भी खुश हो, लेकिन यू हैव टू मेक बिग डिसीजंस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हो सकता है आपको कोई फैमिली का बंदा पसंद ना हो, लेकिन उसको मिलने जाना है, उससे रिश्ते निभाने हैं, उसको तोहफे देने हैं, उसके साथ ईद स्पेंड करनी है, वट एवर इट इज़। माँ बाप की आपको दूसरे के पेरेंट्स नहीं पसंद, लेकिन नहीं, आप उसको रोक नहीं सकते कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे, उसको उनको पैसे भेजे या उनकी मदद करे, उनकी खिदमत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा भाई ये सारे काम है वो, इसलिए आप यू आर गोइंग बैक टू, इट्स नॉट अबाउट माई ज़ात, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अल्लाह ताला ने क्या कहा है और क्या उनके लिए अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस और अहमियत दी हुई है। सो रिजोर्टिंग टू कुरान एंड हदीस फॉर सॉर्टिंग आउट डिफरेंसेस। डू नॉट मेक मैरिज एन ईगो वॉर। ही says, she says, उसने कहा, इसने कहा, मैंने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कहा, तुम्हारे दोस्त यारों ने कहा। नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स एट ऑल, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट अल्लाह says. To avoid shirk, true believers in Allah should love Him so intensely that the love of all blessings of this world, including our husbands and wives, and our children and wealth, takes second place. तो शिर्क जो होती है वो, अब जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि इट इज़ हाफ ऑफ फेथ, जैसे कि हदीस है, तो
दूसरा हाफ, व्हाई इज़ इट नॉट फुल ऑफ फेथ, क्योंकि दूसरे हाफ में हमने ये इस चीज़ की क्लैरिटी रखनी है ज़हन में कि एक साइड पे आपने सबमिट करना है टू द विल ऑफ योर, स्पेशली अगर हस्बैंड्स की बात होती है, काफ़ी हद तक यस आपने अपनी काफ़ी चीज़ें अपनी वाइफ के लिए भी करनी होती हैं, आपकी ज़िम्मेदारी में आती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रख के आपने जो बेहतरीन सदका वो है जो कि आप अपने अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, अपनी बीवी पे खर्च करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इस तरीके की। तो वो आपको पता है कि हस्बैंड्स के या जनरली मेन के लिए वेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पैसा खर्च करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना वो उनके इट्स क्लोज टू देयर हार्ट्स। तो वो लेकिन अगर कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली पे कर रहे हैं, अल्लाह की सेक के लिए कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं आप एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि अगर एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कर रहे हैं और आप इंसान के लिए करना शुरू कर दें, ना कि अल्लाह ताला ने क्या कहा था, तो वो शिर्क बनने लग जाता है। तो हमने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है कि हम येस वी गिव आवर ऑल, हम सब कुछ करें शादी को चलाने के लिए, शादी को खुश रखने के लिए। लेकिन हम कोई वो चीज़ नहीं करेंगे जो कि अल्लाह ताला ने मना की हुई है, बेशक वो हमारे स्पाउस को खुश कर रही हो। और वही हमारी जो स्ट्राइविंग टू प्लीज़ अल्लाह वाली प्रायोरिटी है, वो इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखनी वाली होती है। बाकी सारी चीज़ें शायद हमारे हस्बैंड्स को या हमारी वाइफ्स को खुश कर रही हों, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उनको खुश ना कर रही हो लेकिन अल्लाह को कर रही है, तो अगर हमारी ये वैल्यू इस्टेब्लिश हुई हुई है शुरू से, तो फिर वो एक लड़ाई का या डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट का बायस नहीं बनेगी। और अगर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जैसे शादियों में नहीं होती ये प्रायोरिटी रखी हुई, ये वैल्यू नहीं होती, लोगों ने नहीं सोचा होता इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से कि हमने रिजॉर्ट बैक करना है टू कुरान एंड हदीस फॉर बिग डिसीजंस एंड बिग चेंजेस इन आवर लाइफ, तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी कुछ जो है वो अपने एक दूसरे के लिए करने लग जाते हैं, एक दूसरे की खुशी के लिए करने लग जाते हैं या अपनी ज़ात की खुशी के लिए करने लग जाते हैं, और वो शिर्क तक हमें ले जाती है। The reward is worth it. Remember that by marrying, you are completing half of your deen. When both spouses strive to please Allah, their marriage becomes an act of worship. यही जैसे मैं आपको कह रही थी कि अगर आप काफ़ी कुछ हुआ इसलिए सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि अब अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, हाय मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी मैं इसको खाना बना के दूँ, थके हुए आए हुए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के चाय बनाऊँ, खाना दूँ, लेकिन नहीं, इनको खुश करना अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि मेरी ज़िम्मेदारी है इनका ध्यान रखना। तो अगर मैं ये करूँगी तो ये अल्लाह ताला के लिए मैं कर रही हूँ और वो एक इबादत बन जाती है। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि यू गेटिंग इट्स अ विन-विन, और आपको रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी मिल रहा है। दिस विल प्लीज अल्लाह एंड ही विल रिवॉर्ड यू विद हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन योर मैरिज। इस तरीके से स्टेबिलिटी हासिल होएगी जो डाइवोर्सेस या सेपरेशन में नहीं ट्रांसलेट होएगी अगर हम ये गलतियाँ ना करें और हम अल्लाह ताला को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको अहमियत दें और उनकी जो राइट्स एंड रॉन्ग्स है उनको जहन में रखें, ना कि हम क्या पसंद करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है या हमारे स्पाउस को क्या पसंद है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड आई विल इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छे उनके जवाब दे सकूं। सो जॉइन यू इन द क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। थैंक यू।